Assalamu alaikum, dear students. Today we will see that how can we sort an array. Basically, sorting is a process to arrange data in some order, whether it is ascending order or descending order. तो फॉर एग्जांपल अगर हमने असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट आउट करना है तो हमें पता है दैट वैल्यू शुड बी अरेंज इन सच अ वे दैट स्मॉलेस्ट वैल्यू is stored in the first element of array and the second smallest value is stored in the second element and so on, and the largest value is stored in the last element of array. And same like this, if we are talking about descending sort or descending order, the largest value is stored in first element, the second largest value is stored in second element, and so on, and the smallest value is stored in the last element of array. तो ascending order में हमेशा वैल्यू स्मॉलर से लार्जर की तरफ जाती हैं, स्मॉलर वैल्यू सबसे पहले होती है और लार्जर वैल्यू सबसे आखिर पे होती है, और इसी तरह डिसेंडिंग ऑर्डर में वैल्यूज लार्जर से स्मॉलर की तरफ मूव करती हैं। तो अगर हमें किसी भी ऑर्डर में सॉर्ट आउट करना है, देयर आर सो मेनी टेक्निक्स टू सॉर्ट आउट एन अरे, बट टुडे वी विल डिस्कस द बबल सॉर्ट टेक्निक. So now we will see that what is bubble sort algorithm and how it works. So basically क्या प्रोसेस ये करता है कि it repeatedly compares the two adjacent elements and then swap those adjacent elements if they are in wrong order. तो कोई भी नेबरिंग पेयर्स हैं, कोई भी अरे के दो एलिमेंट्स हैं, उनको एडजेसेंट एलिमेंट्स, ये याद रखिएगा, जैसे एडजेसेंट से मतलब वन आफ्टर अनदर, ठीक है, कि जैसे इंडेक्स नंबर 0 और इंडेक्स नंबर 1 का एलिमेंट हो गया, इंडेक्स 1 और इंडेक्स 2 का एलिमेंट हो गया, तो दोनों को कंपेयर करेगा और कंपेयर करने के बाद देखना है कि असेंडिंग ऑर्डर में अगर सॉर्ट आउट करना है तो वेदर वो उस ऑर्डर में है या नहीं है, और अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है तो वेदर वो उस ऑर्डर में है नहीं है, अगर वो उस ऑर्डर में है तो ठीक है, नहीं है तो रॉन्ग ऑर्डर में तो उनको स्वैप करना है, एक्सचेंज करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास एलिमेंट्स हैं, तो दो एलिमेंट्स हैं, जिसमें कहूँ कि 4 और 1 है, ठीक है, और मैंने असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है, और पहले फर्स्ट एलिमेंट इज 4 एंड सेकंड एलिमेंट इज 1, तो इफ आई विल कंपेयर 4 एंड 1 देन 4 इज ग्रेटर देन 1, तो असेंडिंग ऑर्डर में 1 पहले आना चाहिए और 4 बाद में आना चाहिए, इसलिए इन दोनों को स्वैप करना पड़ेगा, दे आर नॉट इन द राइट ऑर्डर, ठीक है, तो हम इनकी स्वैपिंग करेंगे। इसी तरीके से जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनको हम इसी तरीके से कंपेयर करते जाएंगे अंटिल के हम जो लास्ट एलिमेंट है उस तक नहीं पहुंच जाते, ठीक है। और हर एक पास में आप देखिए जो बबल सॉर्ट एल्गोरिथम हम आगे इसके पूरा ड्राई रन करके देखेंगे, तो बबल सॉर्ट टेक्निक में होता ही है बेसिकली इस सॉर्टिंग में कि नंबर ऑफ आइट्रेशंस रिक्वायर होती हैं। जैसे मेरे पास अगर 4 एलिमेंट सॉर्ट आउट करने हैं तो 3 पासेस मुझे रिक्वायर्ड है, n-1 पासेस और n-1 आइट्रेशंस में जाके सॉर्टिंग होती है। तो हर एक आइट्रेशन या पास के एंड पे द लार्जेस्ट एलिमेंट बबल्स अप टू इट्स करेक्ट प्लेस, और अगर डिसेंडिंग ऑर्डर की बात करें तो हर एक आइट्रेशन के एंड पे द स्मॉलेस्ट वैल्यू बबल्स अप टू इट्स करेक्ट प्लेस। तो असेंडिंग ऑर्डर में हमें पता है कि लार्जेस्ट वैल्यू की करेक्ट प्लेस क्या है, एट द लास्ट ऑफ द अरे या लास्ट इंडेक्स ऑफ अरे, लास्ट एलिमेंट ऑफ अरे। तो पहली आइट्रेशन के एंड पे जो लार्जेस्ट वैल्यू है वो अरे के लास्ट एलिमेंट में चली जाएगी, ठीक है। अच्छा, फिर देखिए बबल सॉर्ट को जो एग्जीक्यूट करने के लिए टोटल n-1 आइट्रेशंस रिक्वायर्ड हैं डेटा को सॉर्ट करने के लिए, और अभी हम आगे देखेंगे कि टोटल n-1 आइट्रेशंस कैसे रिक्वायर्ड हैं। होता ये है कि अब ये आइट्रेशंस कैसे एग्जीक्यूट होंगी। इन द फर्स्ट आइट्रेशन द वैल्यू ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ अरे इज कंपेयर्ड विद द सेकंड एलिमेंट, फिर द वैल्यू और अगर वो दोनों जो है अपने राइट ऑर्डर में नहीं है तो उनको इंटरचेंज कर लेंगे, फिर देन वैल्यू ऑफ सेकंड एलिमेंट एंड थर्ड एलिमेंट इज कंपेयर्ड और फिर वो इंटरचेंज होगी अगर जरूरत होगी, ठीक है। इसी तरीके से ये प्रोसेस रिपीट होगा अंटिल द लास्ट एलिमेंट ऑफ अरे, और पहली आइट्रेशन में n एलिमेंट्स कंपेयर किए जाएंगे, n वैल्यूज यानी टोटल n जितने भी साइज रहेगा टोटल n वैल्यूज कंपेयर की जाएंगी, एंड एट द एंड ऑफ फर्स्ट आइट्रेशन जो लार्जेस्ट वैल्यू होगी वो अरे के लास्ट पे चली जाएगी, अपनी एग्जैक्ट या करेक्ट पोजीशन पे आ जाएगी एक वैल्यू। अब ये याद रखें बबल सॉर्ट में एक आइट्रेशन के बाद सिर्फ एक वैल्यू का कंफर्म होता है कि वो अपनी करेक्ट पोजीशन पे पहुंच चुकी है, ठीक है। फिर इन द सेकंड आइट्रेशन द अबव प्रोसेस इज रिपीटेड, द वैल्यूज आर कंपेयर्ड अप टू n-1 एलिमेंट्स, फिर दोबारा से पहले दो एलिमेंट्स कंपेयर होंगे, अगर उनको इंटरचेंज करने की जरूरत होगी तो वो इंटरचेंज होंगे या एक्सचेंज होंगे, देन सेकंड और थर्ड एलिमेंट कंपेयर होंगे अप टू सो ऑन, और इस टाइम पे टोटल n-1 एलिमेंट या वैल्यूज कंपेयर की जाएगी। क्यों? क्योंकि पहले n वैल्यूज तक कंपैरिजन हुआ था। अब देखिए हमने कहा पहली आइट्रेशन के बाद एक जो एलिमेंट था वो अपनी
जो करेक्ट लोकेशन है उस पे पहुंच चुका है। तो फिर नेक्स्ट आइट्रेशन में उस एलिमेंट को कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए हमने एक एलिमेंट रिमूव कर दिया, तो n-1 एलिमेंट तक कंपेयर की जाएंगी वैल्यूज़, ठीक है। फिर सेकेंड आइट्रेशन में इसी तरीके से जो सेकेंड लार्जेस्ट वैल्यू होगी वो सेकेंड लास्ट पोजीशन पे आ जाएगी एरे की, यानी सेकेंड जो लार्जेस्ट वैल्यू होगी वो अपनी करेक्ट पोजीशन या प्लेस पे आ जाएगी। तो सेकेंड आइट्रेशन के बाद दो वैल्यूज जो हैं वो अपनी पोजीशन पे आ गई। फर्स्ट आइट्रेशन में एक, फिर सेकेंड आइट्रेशन में भी एक वैल्यू अपनी पोजीशन पे आई, तो टोटल दो वैल्यूज होगी। अब ये प्रोसेस फिर रिपीट होगा और थर्ड आइट्रेशन में फिर n-2 वैल्यूज तक कंपेयर की जाएंगी वैल्यूज, क्योंकि अब दो वैल्यूज अपनी पोजीशन पे हैं तो उन दोनों को कंपेयर नहीं करना, उनको n में से माइनस करना, ठीक है। और ये प्रोसेस रिपीट होगा n-1 टाइम्स, यानी 3 टाइम्स। अभी अगर 4 हम के एरे का साइज है तो 3 टाइम्स, 5 हम के एरे का साइज है तो 4 टाइम्स, 10 एरे का साइज हो तो 9 टाइम्स। और जितना एरे का साइज ज्यादा होता जाएगा उतनी आप कह सकते हैं आइट्रेशंस बढ़ती जाएंगी। तो एट द एंड ऑफ n-1 iterations the data is arranged in ascending order। और इसी तरीके से डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए भी यही स्टेप है। सिर्फ एक डिफरेंस है कि डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टिंग अलग तरह से है, पहले लार्जर वैल्यू जो है पहले स्मॉलर वैल्यू अपनी पोजीशन पे आएगी, और क्योंकि जो एलिमेंट्स हैं वो डिसेंडिंग ऑर्डर में लार्जर से स्मॉलर की तरफ जाते हैं, तो स्मॉलर वैल्यू पहले अपनी पोजीशन पे आएगी, फिर सेकंड स्मॉलर वैल्यू आएगी और अप टू सो ऑन, इसी तरह से पूरी एरे सॉर्ट आउट होगी। ओके, फिर एक ड्राई रन देख लेते हैं। हियर वी हैव टेकन एन एरे, और इस एरे में देखिए इसका साइज है 4 और इसमें जो एलिमेंट्स हैं 4, 19, 1, 3। तो इन एलिमेंट्स को हमने सॉर्ट करना है बाय यूजिंग बबल सॉर्ट। और जो अभी हमने स्टेप्स देखे उन्हीं को देखते हुए हम ड्राई रन करके देखते हैं। तो बेसिक टेक्निक क्या यूज होगी, अब देखिए साइज इसका क्या है n इक्वल टू किसकी इक्वल है 4। तो आइट्रेशंस अभी हमने डिस्कस की कि कितनी होनी चाहिए 4-1 यानी 3 आइट्रेशंस होंगी। तो टू सॉर्ट दिस अरे इन असेंडिंग ऑर्डर 3 आइट्रेशंस विल बी रिक्वायर्ड बिकॉज इट्स साइज इज 4। ओके, तो ये जो आइट्रेशंस हैं ये पासेस हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। तो टोटल 3 पासेस या आइट्रेशंस होंगी और हर एक आइट्रेशन में हम वैल्यूज को कंपेयर करेंगे, हर दो एडजेसेंट एलिमेंट को कंपेयर करेंगे। अब देखना है कि टोटल कंपैरिजन कितने होंगे हर आइट्रेशन में। तो होना क्या है, पहली दो एडजेसेंट एलिमेंट्स, अब फर्स्ट एलिमेंट से कंपैरिजन स्टार्ट होगा। तो पहली दो एडजेसेंट वैल्यूज कंपेयर होंगी, देखिए 4 और 19 कंपेयर होंगी। तो हम असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर रहे हैं तो हमेशा पहली वैल्यू फर्स्ट एलिमेंट शुड बी स्मॉलर देन सेकंड एलिमेंट। अब देखिए वेदर 4 इज ग्रेटर देन 19, नो, तो इसका मतलब है कि 4 इज स्मॉलर देन 19, ये अपनी सही पोजीशन पे हैं, इनको इंटरचेंज या स्वैप करने की जरूरत नहीं है। फिर सेकंड और थर्ड एलिमेंट कंपेयर होंगे, वेदर 19 इज ग्रेटर देन 1, यस। तो अब ये ग्रेटर नहीं होना चाहिए था, पहले 1 होना चाहिए था बाद में 19, सो इनको स्वैप किया जाएगा। ये जो एरो हेड्स है, डबल साइड एरो हेड्स, ये हमें ये बता रहे हैं कि टोटल कंपैरिजंस कितने, कहाँ कहाँ पे कंपैरिजन हुआ। और ये जो हाईलाइट्स हैं येलो, इनसे ये पता चल रहा है कि जहाँ पे स्वैपिंग की जरूरत पड़ी, जिन कंपैरिजंस के बाद स्वैपिंग की जरूरत पड़ रही है। तो 1 और 19, 1 19 की जगह पे आएगा और 19 1 की लोकेशन पे आ जाएगा। फिर थर्ड और फोर्थ एलिमेंट कंपेयर होंगे, थर्ड एलिमेंट इज नाउ 19 एंड फोर्थ इज 3। तो 19 और 3, देखिए 19 इज ग्रेटर देन 3, अगेन दोनों स्वैप होंगे, 3 19 की पोजीशन पे और 19 3 की पोजीशन पे आएगा। और फिर इसके बाद यहाँ पे हमने कहाँ तक एलिमेंट्स देखे, कंपेयर कर लिए, एन एलिमेंट्स कंपेयर कर लिए। अब इसके बाद कोई एलिमेंट नहीं है हमारे पास, 19 के बाद कोई एलिमेंट नहीं है कि जिसके साथ हम 19 को कंपेयर कर सकें, तो यहाँ पे कंपैरिजन स्टॉप हो जाएगा। अब देखिए टोटल कितने कंपैरिजन हुए, 1 2 3, 3 कंपैरिजन यानी n-1, पहली आइट्रेशन में n-1 कंपैरिजन हुए और पहली आइट्रेशन के बाद द लार्जेस्ट वैल्यू बबल्स अप टू द लास्ट इंडेक्स ऑफ द एरे, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद जो सेकंड आइट्रेशन होगी, सेकंड आइट्रेशन में हमारे पास फर्स्ट आइट्रेशन के एंड पे जो एरे आई थी उस एरे को लेके चलेंगे 4 1 3 9, और इस एरे पे ये प्रोसेस फिर से रिपीट होगा। अब देखिए हमारे पास क्या है, फिर से दोबारा से फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट कंपेयर होंगे, वेदर 4 इज ग्रेटर देन 1, यस, तो दोनों स्वैप हो जाएंगे। फिर सेकंड और थर्ड एलिमेंट कंपेयर होंगे, वेदर 4 इज ग्रेटर देन 3, यस, तो फिर ये दोनों स्वैप हो जाएंगे, 4 3 की पोजीशन पे और 3 4 की पोजीशन पे आएगा। अब देखिए यहाँ पे कितने एलिमेंट्स कंपेयर हो गए, n-1, यानी 3 एलिमेंट्स, 3 वैल्यूज कंपेयर हो चुकी हैं। फोर्थ वैल्यू के साथ इसलिए कंपैरिजन नहीं होगा क्योंकि फर्स्ट आइट्रेशन के एंड पे हमें पता चल चुका है कि वो अपनी करेक्ट पोजीशन पे आ गई है, तो जब उसकी पोजीशन ठीक है तो उसको कंपेयर करने की जरूरत
नहीं है, इसलिए वो हमने कंपैरिजन में से वो वाली वैल्यू निकाल दी। और कंपैरिजन अब देखिए पहले आइट्रेशन में कितने हुए 3, सेकंड में 2 यानी n माइनस 2। तो जितना नंबर ऑफ आइट्रेशन बढ़ता जाता है उतनी कंपैरिजन कम होते जाते हैं। पहले आइट्रेशन में 3 कंपैरिजन थे, दूसरी में 2 कंपैरिजन हो गए। अब देखिए सेकंड आइट्रेशन के एंड पे दो वैल्यूज जो है अपनी करेक्ट पोजीशन पे आ गई हैं, ठीक है, अपने सॉर्टेड ऑर्डर में आ गई हैं। अब इसके बाद आइट्रेशन नंबर 3 के लिए जो आइट्रेशन नंबर 2 के एंड पे जो एरे आई उसको लेके चलेंगे 1, 3, 4 एंड 19। तो फिर दोबारा से प्रोसेस रिपीट होगा और 1 और 3 कंपेयर, पहली दो वैल्यूज कंपेयर हुई। अच्छा अब देखिए 4 एलिमेंट्स की अरे है और दो एलिमेंट्स अपनी सॉर्टेड पोजीशन में है, उन दो को तो हमने अब कंपेयर नहीं करना, ठीक है। तो अब n माइनस 2 एलिमेंट्स यानी n माइनस 2 वैल्यूज कंपेयर होंगी, यानी 4 माइनस 2 कितनी होगी, 2 वैल्यूज कंपेयर होंगी। तो पहली दो वैल्यूज कंपेयर होंगी 1 और 3, बट 1 इज नॉट ग्रेटर देन 3 और 1 इज लेस देन 3। तो 1 लेस देन 3 है तो ऑलरेडी वो असेंडिंग ऑर्डर में है, इसलिए उसको स्वैप करने की जरूरत नहीं है। तो दोबारा से हमारे पास अरे क्या आ गई 1, 3, 4 में, ठीक है। और देखिए यहाँ पे कंपैरिजन कितने हुए 1, तो लास्ट आइट्रेशन में हमेशा एक कंपैरिजन होगा। और लास्ट आइट्रेशन में जाके देखिए 3 एलिमेंट्स अपनी करेक्ट पोजीशन पे आ गए। अब जब एरे का साइज 4 है और उसमें 3 एलिमेंट्स अपनी कंफर्म है कि वो अपनी करेक्ट सॉर्टेड ऑर्डर में हैं, तो इसका मतलब है कि फोर्थ एलिमेंट ऑटोमेटिकली अपनी करेक्ट पोजीशन पे या सॉर्टेड पोजीशन पे है। इसी तरीके से सपोज अगर 10 एलिमेंट्स है तो 9 अगर अपनी एग्जैक्ट पोजीशन पे आ गए हैं, अपनी करेक्ट लोकेशन पे आ गए, तो 10th एलिमेंट ऑटोमेटिकली हम कहेंगे वो अपनी करेक्ट पोजीशन पे ही है, ठीक है। अच्छा अब एक और चीज देखिए कि यहाँ पे जो कंपैरिजंस हैं, जैसे पहली आइट्रेशन है तो n माइनस वन यानी आप आइट्रेशन नंबर कहते हैं, तो n माइनस आई n माइनस वन 3 कंपेरिजन। सेकेंड आइट्रेशन है, आइट्रेशन नंबर 2 हो गया तो हमने कंपेरिजन n माइनस 2 कर लिए। थर्ड आइट्रेशन है तो n माइनस 3 हो गए। तो ये कंपेरिजन, ये जो नंबर ऑफ आइट्रेशन हैं ये चलती रहेंगी और हर एक आइट्रेशन में एक एक कंपेरिजन कम होता जाएगा, पहले में 3 फिर दूसरे में 2 फिर लास्ट में 1 हो गए। और जो भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे हर एक में हमारे पास एक एक कंपैरिजन कम होता जाएगा और लास्ट जो आइट्रेशन होगी उसमें हमेशा एक कंपैरिजन होगा, ठीक है। और नंबर ऑफ आइट्रेशन नंबर ऑफ एलिमेंट्स पे डिपेंड करेंगी, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे उतनी आइट्रेशन बढ़ेंगी। जैसे अगर 10 एलिमेंट्स है तो 9 आइट्रेशन होंगी और 9 आइट्रेशन में जो 9th आइट्रेशन है वहां पे जाके सिर्फ एक कंपैरिजन होगा, ठीक है। अच्छा और लास्ट चीज एक यहाँ पे देखिए कि सेकंड आइट्रेशन के एंड पे ये जो एरे है ये सॉर्टेड है, लेकिन फिर भी थर्ड आइट्रेशन चली। क्यों? क्योंकि जो बबल सॉर्ट है, इसीलिए हम इसको स्लो सॉर्टिंग एल्गोरिदम भी कहते हैं कि अगर टोटल नंबर ऑफ आइट्रेशन कंप्लीट होने से पहले दरमियान में कहीं एरे सॉर्ट हो जाए तो बबल सॉर्ट इज नॉट इंटेलिजेंट इनफ कि वो वहां पे सॉर्टिंग को या इस प्रोसेस को स्टॉप कर दे और एरे रिटर्न कर दे। वो क्या करेगा, जब तक n माइनस वन आइट्रेशन कंप्लीट नहीं होती, चाहे हमारे पास कोई सॉर्टेड एरे भी हो, ऑलरेडी सॉर्टेड एरे भी हो, तो तब भी बबल सॉर्ट एल्गोरिदम अगर हम एग्जीक्यूट करें तो n माइनस वन आइट्रेशन एग्जीक्यूट करेगा और फिर से वही एरे हमें रिटर्न करेगा। तो इसलिए हम इसको स्लोएस्ट सॉर्टिंग एल्गोरिदम भी कहते हैं। ये कोडिंग के लिए तो पहले जैसे हमने लास्ट टाइम देखा था, जितने भी कोड्स हमने लिखे हैं, सबसे पहले हम हेडर फाइल लिखते हैं। हेडर फाइल लिखने के बाद मेन फंक्शन, और मेन फंक्शन के अंदर हम अपना जो एक्चुअल टेक्निक है उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। सबसे पहले जैसे हमने प्रीवियस कोर्स में किया वैसे ही हमने एक n वेरिएबल लिया टू डिफाइन एक्चुअल साइज ऑफ एरे। एरे हमने जो एक इंटीजर टाइप के एरे डिक्लेयर की और उसको साइज 50 दे दिया और n डिफाइन करेगा कि कितने टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमने साइज 50 की जो एरे है उसमें कितने टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स स्टोर कराने। आई को हम किस तरह से यूज करेंगे उसको हम अपने कोड में देखते हैं। वी विल यूज मोस्टली इट एज अ काउंटर फॉर अ लूप। और जे जो है हम नंबर ऑफ आइट्रेशन को शो कराने के लिए भी आई को लेंगे। जे को हम बेसिकली यू कैन से नंबर ऑफ कंपैरिजंस के लिए या दो एडजेसेंट एलिमेंट की इंडेक्सेस को शो करने के लिए, एरे के इंडेक्सेस को शो करने के लिए हम जे को लेंगे। और देन वी हैव यूज्ड अ टेम्परेरी वेरिएबल जो हम स्वैपिंग में इसको यूज करेंगे। तो आगे हम वन बाय वन देखते हैं सारी चीजें। फिर हमने एन जो है इनपुट ले लिया, टोटल नंबर ऑफ साइज सपोज कीजिए कि जो अभी हमने एरे ली जैसे एन इक्वल टू 4 था तो यूजर ने भी एन 4 एंटर किया, तो टोटल 50 सेल्स में से 4 सेल्स में से सिर्फ हम वैल्यू स्टोर कराएंगे। फिर हमने 4 सेल्स में वैल्यू स्टोर की बाय यूजिंग अ लूप एंड सीन स्टेटमेंट, और सीन स्टेटमेंट यूज करते हुए हमने इंडेक्स 0 से इंडेक्स एन तक के और 0 इज लेस देन 4 यानी 0 से लेके 3 तक जो वैल्यूज हैं
उन इंडेक्सेस में वैल्यूज इनपुट लेके कीबोर्ड से इनपुट लेके स्टोर की जाएंगी। ठीक है, ये स्टेटमेंट स्टोर करेगी। फिर हम देखते हैं कि एक्चुअली हम जो बबल सॉर्ट टेक्निक है उसको सी प्लस प्लस में कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। उसके लिए हम वही जो अरे जिस पे हमने ड्राई रन किया अभी, उसी को लेके हम अपने कोड की इम्प्लीमेंटेशन भी देखेंगे साथ साथ, और फिर देखेंगे कि क्या कोड उसके अकॉर्डिंग काम कर रहा है या नहीं। अच्छा, अब देखिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए था, नंबर ऑफ आइट्रेशन। जब हम बबल सॉर्ट इम्प्लीमेंट करने हैं तो हमें कितनी आइट्रेशन एग्जीक्यूट करानी है, 3। यानी अभी तो 4 है ना एन, तो हमें एन माइनस वन यानी 4 - 1 3 आइट्रेशन तक। तो टोटल जो है हमेशा याद रखेंगे एन कुछ भी हो, हमने एन माइनस वन आइट्रेशन तक जाना है, 1 से लेके। ठीक है, तो हमने आई आइट्रेशन के लिए लिया, इसकी वैल्यू 1 से स्टार्ट की और लेस देन इक्वल टू एन माइनस वन। तो अभी ये 1 से लेके कहाँ तक जाएगा, 3 तक, यानी टोटल 3 आइट्रेशन एग्जीक्यूट होंगी बिकॉज एन इज 4। ठीक है, तो फिर अब हर एक आइट्रेशन के अंदर हम देखें नंबर ऑफ कंपैरिजन हमने परफॉर्म करने हैं, और वो कंपैरिजन कितने होंगे, उनकी जो टोटल काउंट है वो क्या है। फर्स्ट आइट्रेशन में n माइनस वन कंपेरिजन है, फिर सेकंड आइट्रेशन में n माइनस टू है, फिर थर्ड आइट्रेशन में n माइनस थ्री है। तो जो जो आइट्रेशन बढ़ती जा रही है कंपैरिजन कम होता जा रहा है। तो हम इसी तरीके से j इक्वल टू जीरो यानी फर्स्ट इंडेक्स से हमने कंपैरिजन कराना है, तो ये इनर लूप को हम कितनी दफा एग्जीक्यूट कराएं, n माइनस आई टाइम्स, है ना। लेकिन अब ये जीरो से स्टार्ट हो रहा है इसलिए हम लेस देन इक्वल्स टू नहीं लिखेंगे। देखिए फॉर एग्जांपल अगर मैं j की वैल्यू 1 देती तो ये लूप 1 से लेके लेस देन इक्वल्स टू 3 लिखती, तो 1 से लेके 3 यानी पहली दफा 3 दफा ये लूप एग्जीक्यूट होती है ना। और लेकिन हमने एरे के जीरो, पहला इंडेक्स हमेशा बाय डिफॉल्ट जीरो है, तो जीरो से कंपैरिजन स्टार्ट कराना है। तो जीरो से लेके लेस देन, अगर मैं n माइनस आई लिखूंगी, आई की वैल्यू 1 है, तो 4 माइनस आई कितना हो जाएगा, 3। मतलब लेस देन 3 कौन सी वैल्यू है, 2। तो ये पहली दफा कहाँ तक एग्जीक्यूट होगी, जीरो इज लेस देन इक्वल्स टू 2, वहां तक एग्जीक्यूट होगी। तो एक दफा ये जीरो के लिए, एक दफा 1 के लिए, एक दफा 2 के लिए। अगर हम लेस देन इक्वल्स टू लिखते तो 3 कंपैरिजन के बजाय कितने होते, 4 होते। एक दफा 0 के लिए, एक दफा 1 के लिए, फिर 2 के लिए और फिर 3 के लिए, क्योंकि ये इक्वल्स भी तो होता। ठीक है, तो इसलिए हमने सिंपल आप ये याद रखें कि n माइनस आई कंपेरिजन कराए। अब ये एक मेरा वे है ऑफ इम्प्लीमेंटिंग बबल सॉर्ट, तो जरूरी नहीं है, आपने बेसिक लॉजिक वही रखनी है कि वी हैव टू कंपेयर टू एडजेसेंट एलिमेंट्स, और n माइनस वन आइट्रेशन हमने एग्जीक्यूट करानी है, और हर एक आइट्रेशन में हर दो एडजेसेंट एलिमेंट को कंपेयर करते हुए जाना, और हर आइट्रेशन में नंबर ऑफ कंपेरिजन कम करते हुए जाना। तो ये इम्प्लीमेंटेशन आपका कोई भी वे हो सकता है टू रिप्रेजेंट नंबर ऑफ आइट्रेशन, टू रिप्रेजेंट नंबर ऑफ कंपेरिजन। एक मेथड उसमें से ये है। ठीक है, अच्छा अब देखिए अब हमने क्या किया कि ठीक है, ये हमने नंबर ऑफ कंपैरिजंस के लिए लूप यूज कर ली। अब हम क्या करें, हर दो जो एलिमेंट्स है उनको कंपेयर कराएं। तो जे हमने इंडेक्सेस के लिए लिया, जे इज फर्स्ट इंडेक्स, और सेकंड इंडेक्स को कंपेयर कराएं तो ए ऑफ जे प्लस वन होगा ना। अगर देखिए पहला इंडेक्स जीरो है जिसको हम कंपेयर कराने वाले हैं, तो सेकंड इंडेक्स कौन सा होना चाहिए, 1, है ना, 0 और 1 को। तो 0 0 प्लस 1। फिर अगर फर्स्ट इंडेक्स 1 है तो सेकंड क्या होना चाहिए, 2, यानी 1 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। फिर अगर फर्स्ट इंडेक्स 2 है तो सेकंड क्या होना चाहिए, 2 प्लस 1 यानी 3, तो 2 और 3 कंपेयर हो जाएंगे। इसीलिए हमने क्या लिखा, इफ एरे ऑफ जे इज ग्रेटर देन जे, जो भी इंडेक्स है उसके जो एडजेसेंट इंडेक्स है उसके साथ इसको कंपेयर करना है। तो इफ एरे ऑफ जे इज ग्रेटर देन जे प्लस 1, जे में अभी कौन सी वैल्यू है, देखिए 0। इफ एरे ऑफ 0 इज ग्रेटर देन एरे ऑफ 0 प्लस 1, तो 0 में कौन सी वैल्यू है, 4। और 0 प्लस 1 यानी इंडेक्स नंबर 1 में कौन सी वैल्यू है, 19। तो 4 और 19 कंपेयर हो रहे हैं। इफ 4 इज ग्रेटर देन 19, नो, नहीं है, कंडीशन फॉल्स हो गई। तो इसका मतलब है कि ये जो इनर लूप है, जो इफ स्टेटमेंट की बॉडी है उसमें कंट्रोल नहीं आएगा, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी, कंट्रोल वापस किस पे जाएगा, इनर लूप पे। और जब तक इनर लूप टर्मिनेट नहीं होती कंट्रोल वापस आउटर लूप पे नहीं जाएगा। ठीक है, अच्छा फिर इसकी वैल्यू पहले क्या थी, 0, अब इंक्रीमेंट हो जाएगा और वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। 1 इज लेस देन 3, यस, अभी भी कंडीशन ठीक है। तो अब क्या कंपेयर होगा, जे की वैल्यू 1 है और जे प्लस 1 क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 2, यानी इंडेक्स नंबर 1 और 2 कंपेयर हो रहे हैं। तो 1 पे वैल्यू है 19, 2 पे वैल्यू है 1। इफ 19 इज ग्रेटर देन 1, यस 19 इज ग्रेटर देन 1, तो इन दोनों को क्या करना है, स्वैप करना है।
ठीक है। अच्छा, अब स्वैप करने के लिए या एक्सचेंज करने के लिए हम पहले देख लेते हैं कि कोई से दो नंबर्स को हमें एक्सचेंज करना कैसे है। तो फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल हम लेते हैं, यहाँ पे देखिए दो नंबर्स है मेरे पास ए और बी, इन दोनों की वैल्यू को अगर स्वैप करना है, ए की वैल्यू बी को देनी है और बी की वैल्यू ए को देनी है, कोई सी भी वैल्यू हो। सपोज हमने 10 और 20 ली, तो दो स्टेटमेंट जो हमारे दिमाग में आती है वो ये कि हम लिखें ए इक्वल टू बी एंड बी इक्वल टू ए। ठीक है, लेकिन ये वर्क नहीं करेगा। कैसे? देखिए ए इक्वल टू बी जब हमने लिखा तो ए के पास बी की वैल्यू आ गई। कौन सी वैल्यू थी? बी की वैल्यू 20, 20 असाइन हो गया ए को। ठीक है, अब 10 वैल्यू ओवरराइट होके ए की, उसकी जगह ए की वैल्यू रिप्लेस हो गई किसके साथ? 20 के साथ। अब इसके बाद जितनी भी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी उनमें ए की 20 वैल्यू यूज होगी। तो इसके बाद ये स्टेटमेंट लिखी गई है, इसलिए इसके बाद वाली स्टेटमेंट में जहां पे भी ए यूज होगा वहां पे ए की वैल्यू 20 कंसिडर होगी। अब देखें बी इक्वल टू ए है, तो ए की वैल्यू लास्ट स्टेटमेंट में क्या होगी थी? 20। तो बी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? 20। इसका मतलब है कि वैल्यू रिप्लेस तो नहीं, एक्सचेंज तो नहीं हुई, बल्कि कॉपी हो गई दोनों सेल्स में। ए की वैल्यू, बी की वैल्यू दोनों सेल्स में कॉपी हो गई, है ना? ए की वैल्यू है वो दोनों सेल्स में ए की वैल्यू है, सेम वैल्यू आ गई। अच्छा, अब देखिए अब इस चीज को फिर करेंगे कैसे अगर ये इनवैलिड है? तो वी कैन यूज अ थर्ड वेरिएबल और अ टेम्परेरी वेरिएबल टू एक्सचेंज टू वैल्यूज। हम किसी एक वेरिएबल की वैल्यू किसी थर्ड वेरिएबल में स्टोर करा लेंगे, रिजर्व करा लेंगे और फिर उसको एक्सचेंज करेंगे ताकि वैल्यूज ओवरराइट ना। ठीक है। अच्छा, आप देखिए हमने जो ए की वैल्यू थी उसको एक टेम्परेरी वेरिएबल को असाइन कर दिया, तो टेम्प में कौन सी वैल्यू आ गई? 10, जो ए की वैल्यू थी। फिर हमने बी की वैल्यू असाइन की ए को, तो ए के पास अब कौन सी वैल्यू आ गई? 20, यानी ठीक है ए के पास बी की वैल्यू आ गई। एक तो चीज स्वैप होगी। अब बी के पास ए की वैल्यू आनी चाहिए और ए की वैल्यू कहाँ पे स्टोर की थी? टेम्प वेरिएबल में। तो बी इक्वल टू हमने क्या लिख लिया? बी इक्वल टू टेम्प। टेम्प के पास ए की वैल्यू है, ए की वैल्यू 10 थी, तो 10 किसको असाइन हो गया? बी। तो ए के पास बी की वैल्यू आ गई 20 और बी के पास ए की वैल्यू आ गई 10। तो हमने एक थर्ड वेरिएबल यूज करते हुए थर्ड वेरिएबल में ए की वैल्यू स्टोर कराई, फिर ए को बी की वैल्यू असाइन की और बी को उस थर्ड वेरिएबल की वैल्यू असाइन की। तो थर्ड में वैसे भी ए की वैल्यू थी, वही वैल्यू बी को असाइन होगी। तो इस तरीके से एक थर्ड वेरिएबल यूज करते हुए दो वैल्यूज को हमने एक्सचेंज कर लिया। ठीक है, तो अरे ऑफ जे की वैल्यू टेम्प को असाइन की, जे प्लस वन की वैल्यू फिर जे को असाइन की और जे प्लस वन में टेम्प की वैल्यू। अब इसको देखिए कैसे, कि जैसे टेम्प इज इक्वल टू अरे ऑफ जे। अरे ऑफ, अभी जे की वैल्यू क्या है यहाँ पे देखिए 1 है ना, तो अरे ऑफ 1 की वैल्यू टेम्प के पास आ जाएगी। अरे ऑफ 1 में कौन सी वैल्यू है? 19। तो 19 वैल्यू किसके पास आ गई? वेरिएबल टेम्प के पास। ठीक है, फिर अरे ऑफ जे प्लस वन यानी सेकंड इंडेक्स की वैल्यू ऑफ फर्स्ट को असाइन की। तो सेकंड इंडेक्स कौन सा था? जे वन था, वन प्लस वन यानी अरे ऑफ टू। टू, अरे ऑफ टू की वैल्यू किसके पास आ जाएगी? अरे ऑफ वन के पास। हमेशा याद रखें राइट साइड पे वैल्यू होती है और लेफ्ट साइड पे वो वेरिएबल होता है जिसको वैल्यू असाइन करना है। तो ये वो वैल्यू कंसिडर होगी। अरे ऑफ टू एक एलिमेंट है और एरे ऑफ वन वो इंडेक्स है जहां पे वैल्यू स्टोर होगी। एरे ऑफ टू में देखिए कौन सी वैल्यू है? वन। वन किसको असाइन हो जाएगा? एरे ऑफ वन को, यानी फर्स्ट इंडेक्स को। तो एरे ऑफ वन में वैल्यू आ गई वन। ठीक है, पहले देखिए कौन सी वैल्यू थी? 19, अब वैल्यू आ गई वन। अब हमने 19 वैल्यू असाइन करनी है एरे ऑफ टू को, तो जे प्लस वन को हमने यानी सेकेंड इंडेक्स को टेम्परेरी वेरिएबल की वैल्यू दी। जे प्लस वन, वन प्लस वन यानी एरे ऑफ टू। एरे ऑफ टू इक्वल टू टेम्प, टेम्प में कौन सी वैल्यू थी? 19। तो एरे ऑफ टू में कौन सी वैल्यू आ गई? 9। तो एरे ऑफ वन में वन थी, एरे ऑफ वन में 19 थी, एरे ऑफ टू में वन थी। अब एरे ऑफ वन में वन आ गई और एरे ऑफ टू में 19 आ गई, तो दोनों वैल्यूज क्या होगी? स्वैप होगी। तो इस तरीके से ये स्वैपिंग का प्रोसेस जब भी रिपीट होगा तो ये सेम स्टेप्स इसमें रिपीट होंगे। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे ये एक्सचेंज हो गया। एक्सचेंज होने के बाद फिर से कंट्रोल किस पे आएगा? फिर से कंट्रोल आएगा हमारी इस लूप पे। ये हमारी इफ स्टेटमेंट की क्लोजिंग ब्रैकेट है, ये हमारी इनर फॉर लूप की क्लोजिंग ब्रैकेट है और ये आउटर फॉर लूप की क्लोजिंग ब्रैकेट है। ठीक है। अच्छा, अब कंट्रोल वापस से आएगा किस पे? लूप पे। और लूप में जे की वैल्यू क्या हो जाएगी? वन थी, वन के बाद अब इंक्रीज होके इसकी वैल्यू हो जाएगी टू। तो वेदर टू इज लेस देन थ्री? यस, अभी भी कंडीशन क्या है? ठीक है ना? तो कंडीशन ठीक है, तो फिर क्या है? अब फिर किसका कंपैरिजन होगा? अरे ऑफ टू का, यानी जे टू है तो अरे ऑफ टू का कंपैरिजन होगा किसके साथ? जे प्लस वन यानी अरे ऑफ थ्री के साथ।
इंडेक्स 2 और इंडेक्स से 19 और 3, वेदर 19 इज ग्रेटर देन 3, अगेन कंडीशन ठीक है तो फिर से स्वैपिंग होगी, फिर ये पूरा प्रोसेस रिपीट होगा, तो 19 3 की पोजीशन पे और 3 19 की पोजीशन पे आ जाएगा यहाँ तक। ठीक है, अब देखें हमने टोटल कितने एलिमेंट्स कंपेयर कर लिए, जो कंपेयर्ड वैल्यूज हैं टोटल n एलिमेंट्स तक हमने कंपैरिजन किया, लेकिन टोटल कंपैरिजन कितने हमें चाहिए थे, n वैल्यूज तक वैल्यूज कंपेयर हुई, लेकिन कंपैरिजन कितने हुए 3, तो फर्स्ट आइट्रेशन में हमें यही चाहिए था, कितने कंपैरिजन चाहिए थे n-1, यानी टोटल 3 कंपैरिजन। एक दफा वैल्यू 0 के लिए कंपैरिजन हुआ, फिर 1 के लिए और फिर 2 के लिए, टोटल 3 कंपैरिजन हुए। ठीक है, इसके बाद देखें फिर क्या होगा, फिर कंट्रोल वापस स्वैपिंग के बाद कंट्रोल वापस अब किस पे जाएगा, वापस लूप पे जाएगा और j की वैल्यू 2 से क्या हो जाएगी, इंक्रीज होके 3। नाउ वेदर 3 इज लेस ऑल्टरनेट कर जाएगी तो कंट्रोल वापस किस पे जाएगा, आउटर लूप पे, और जब तक आउटर लूप की कंडीशन फॉल्स नहीं होती कंट्रोल इस पूरी लूप से बाहर नहीं आएगा। ठीक है, तो फिर अब i की वैल्यू इंक्रीज होके तो क्या हो जाएगी, i की वैल्यू पहले क्या थी 1, अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 2। ओके, नाउ n अब देखिए i की वैल्यू किसके इक्वल होगी, अब सेकेंड आइट्रेशन है, i की वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट होके होगी 2। ठीक है, तो सेकेंड आइट्रेशन में जो नंबर ऑफ कंपैरिजंस हैं वो कितने होने चाहिए, i की वैल्यू जब 2 हो गई तो n-2 यानी 2 कंपैरिजंस होने चाहिए, है ना, तो हमारे पास n-i यानी n-2, ये कहाँ तक लूप जाएगी, j इज लेस देन 1, एक बार ये 0 के लिए एग्जीक्यूट होगी लूप और एक बार 1 के लिए, यानी टोटल कितनी दफ़ा 2 टाइम्स, तो 2 टाइम्स ये एग्जीक्यूट होगी। यू कैन से कि हर एक नंबर ऑफ पास में कितने कंपैरिजंस होंगे, 2 कंपैरिजंस होंगे। ठीक है, अच्छा सॉरी इस जो आइट्रेशन है या इस पास में 2 कंपैरिजन होंगे। अच्छा अब देखिए i की वैल्यू 2 है, 4 माइनस 2 इक्वल्स टू 2, तो j इज लेस देन 2 जब तक है तब तक ये लूप एग्जीक्यूट होगी। पहले j की वैल्यू 0 है तो 0 और 0 प्लस 1, अब यहाँ पे देखें अब इस सेकेंड आइट्रेशन में जो फर्स्ट आइट्रेशन के एंड पे हमारे पास एरे आई थी उस एरे पे ट्रेवर्सिंग होगी, तो क्या एलिमेंट थे 4 1 3 एंड 19, ये अरेंजमेंट आ गई थी। 0 इंडेक्स पे है 4, फर्स्ट इंडेक्स पे है 1, 4 और 1 कंपेयर होंगे, if array of 0 that is 4 is greater than array of 0 plus 1 यानी इंडेक्स नंबर 1, इंडेक्स नंबर 1 पे एलिमेंट भी 1 है, if 4 is greater than 1, yes, ठीक है, ग्रेटर है तो स्वैपिंग रिक्वायर्ड है, यही पूरा प्रोसेस होगा, तो क्या हो जाएगा 1 4 की जगह पे और 4 1 की जगह पे आ जाएगा, फिर दोबारा से कंट्रोल इनर लूप पे जाएगा और j की वैल्यू इंक्रीज होके अब क्या हो जाएगी, पहले क्या वैल्यू थी, पहले वैल्यू थी j की 0, 0 से इंक्रीज होकर हो जाएगी 1 एंड 1 इज लेस देन 2, यस कंडीशन ठीक है, अभी भी 1 इज लेस देन 2। तो अब क्या होगा, एरे ऑफ 1 और एरे ऑफ 2 की वैल्यू कंपेयर होगी, यानी एलिमेंट 1 और एलिमेंट 2 कंपेयर होंगे, तो इंडेक्स नंबर 1 पे देखेंगे 4, इंडेक्स नंबर 2 पे है 3, वेदर 4 इज ग्रेटर देन 3, यस अभी भी कंडीशन ठीक है, फिर से स्वैपिंग रिक्वायर्ड है, फिर स्वैपिंग होगी, 3 4 की जगह पे आ जाएगा और 4 3 की जगह पे आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब फिर देखिए, अब हमने कहा था कि जो सेकंड आइट्रेशन होगी उसमें n एलिमेंट्स n-1 एलिमेंट्स कंपेयर होंगे, तो 3 एलिमेंट्स थे, 3 कंपेयर हो चुके हैं। ठीक है, फोर्थ एलिमेंट के साथ कंपैरिजन रिक्वायर्ड नहीं है, नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो पहले से अपनी करेक्ट पोजीशन पे या करेक्ट एग्जैक्ट लोकेशन पे है, अपने सॉर्टिंग ऑर्डर में है। ठीक है, इसलिए अब देखें जब j की वैल्यू 1 हो गई थी, 1 के बाद अब क्या वैल्यू हो जाएगी इसकी, इंक्रीज होके 2, तो वेदर 2 इज लेस देन 2, नो, यहाँ पे ये कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स, तो कंट्रोल इस इनर लूप से बाहर आ जाएगा और वापस से किस पे चला जाएगा, आउटर लूप पे। अब देखिए सेकेंड आइट्रेशन के एंड पे जो एलिमेंट्स हमारे पास आए या जो अरेंजमेंट आई वो कौन सी आई, 1 3 4 एंड 19। ठीक है, इसका मतलब है कि अब 2 एलिमेंट्स अपनी एग्जैक्ट पोजीशन पे आ गए, अपने सॉर्टिंग ऑर्डर में आ गए, 4 सेकंड लार्जेस्ट और 19 लार्जेस्ट एलिमेंट, दोनों अपनी पोजीशन पे आ गए। ठीक है, फिर क्या होगा, फिर अब i की वैल्यू इंक्रीज होके क्या हो जाएगी 3। अच्छा फिर देखिए वेदर 3 इज लेस देन इक्वल टू 3, ठीक है, कंडीशन ठीक है अभी भी, जब कंडीशन ठीक है तो फिर इनर लूप पे कंट्रोल जाएगा, इनर लूप पे देखें 0, अब कहाँ तक लूप चलेगी, i की वैल्यू थी 3, 4 माइनस 3 कहाँ तक चलेगी 1,
यानी एक दफ़ा ज़ीरो एंड ओनली ज़ीरो इज़ लेस देन वन, है ना। जब वन हो जाएगी वैल्यू तो वन इज़ नॉट लेस देन वन, तो सिर्फ एक दफ़ा ये लूप एग्जीक्यूट होगी, मतलब सिर्फ एक कंपैरिजन होगा। तो थर्ड आइट्रेशन में कंपैरिजन कितने थे, वन कंपैरिजन, n माइनस थ्री कंपैरिजन, ठीक है। तो ज़ीरो ज़ीरो इज़ लेस देन थ्री, सॉरी ज़ीरो इज़ लेस देन वन, येस कंडीशन ट्रू है। फिर क्या हो जाएगा, अच्छा अब देखें कंपैरिजन होगा एरे ऑफ जीरो और एरे ऑफ जीरो प्लस वन का। तो एरे ऑफ जीरो में कौन सी वैल्यू है, वन। अब देखें, अब जो थर्ड आइट्रेशन में वैल्यू यूज होगी या जो एरे यूज होगी वो कौन सी होगी, जो सेकंड आइट्रेशन के एंड पे हमें मिली थी। तो वो कौन सी है, वन थ्री फोर एंड नाइन। एरे ऑफ जीरो और एरे ऑफ वन, इंडेक्स जीरो और वन का एलिमेंट कंपेयर होगा, वेदर वन इज ग्रेटर देन थ्री, वन इज ग्रेटर देन थ्री, नो, नो, कंडीशन फॉल्स होगी तो कंट्रोल इस इनर लूप पे नहीं आएगा, कोई स्वैपिंग नहीं होगी। दोबारा से अरेंजमेंट कौन सी आएगी, वन थ्री फोर एंड 19। फिर से कंट्रोल इस लूप पे जाएगा, आई की वैल्यू जीरो से इंक्रीज होकर क्या हो जाएगी, वन। तो वेदर वन इज लेस देन वन, नो, कंडीशन क्या होगी, फॉल्स होगी। तो कंट्रोल इस इनर लूप से, यानी इनर लूप टर्मिनेट होगी, वापस से किस पे आ जाएगा, आउटर लूप पे। अब देखें यहाँ पे पहले आइट्रेशन में तीन कंपैरिजन हुए, दूसरे में दो कंपैरिजन हुए, तीसरे में एक। तो जो जो नंबर ऑफ आइट्रेशन बढ़ता गया, नंबर ऑफ कंपैरिजन कम होते गए। पहले आइट्रेशन में एक एलिमेंट अपनी पोजीशन पे आया, दूसरे आइट्रेशन में दो एलिमेंट, तीसरी आइट्रेशन में तीन एलिमेंट्स आ गए, टोटल चार एलिमेंट्स थे। जब तीन एलिमेंट्स अपने एग्जैक्ट ऑर्डर में हैं तो इसका मतलब है कि फोर्थ एलिमेंट ऑटोमेटिकली अपनी एग्जैक्ट लोकेशन या पोजीशन पे है।